अगर आप लोगों ने बायोलॉजी के महत्व 35 महत्व टॉपिक अगर आप लोगों ने कवर कर लिए तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स अगर बोर्ड में कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप लोग उसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी के 35 महत्व टॉपिकों के बारे में, तो बने रहिए अंत तक क्योंकि आपको ही फायदा होने वाला है, मेरा कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट्स। तो इसीलिए सारे के सारे महत्व टॉपिकों को याद कर लो और नोट्स बनाकर इन सारे प्रश्नों को लिख लो। चलिए बात करते हैं महत्व टॉपिकों के बारे में। अगर बायोलॉजी का आप लोगों ने 35 महत्वपूर्ण टॉपिक अगर कवर कर लिए, अगर 35 महत्वपूर्ण टॉपिक अगर कवर कर लिए तो क्या मान लीजिए बोर्ड में अगर कोई भी अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है तो आप उसका आंसर बहुत ही सरल मात्रा में दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में और आज की इस क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं। आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे आपके कौन कौन से प्रश्न, आपके हम विस्तृत उत्तरी प्रश्न, चलिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न और हम आपके लघु उत्तरी प्रश्न कवर करेंगे। बायोलॉजी के विस्तृत उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर करते हुए, और साथ ही साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको ही फायदा होने वाला है। चलिए बात करते हैं बायोलॉजी के 35 महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से। तो मेरा पहला प्रश्न देखिए क्या है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पहले हमको मनुष्य के पाचन तंत्र पहले हमको बना लेना है। चलिए मनुष्य का पाचन तंत्र बना लेना है, फिर हमें उसका नामांकित चित्र बनाना है। उसका हमें कौन कौन से उसके नाम होते हैं उन सारे नामों को लिख देना है। तो इस तरीके से उसकी डिफिनेशन बन जाएगी आपकी और आपको उसके बारे में लिख देना है। ये देखिए आपका पहला प्रश्न है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। चलिए इतना समझ में आया। और आप लोगों को अगर इसके प्रश्न के उत्तर ना मिले, इन प्रश्नों को मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं और साथ ही साथ में मैं इसके जो प्रश्न होंगे आपको मैं पहले ही बता दूंगा। अगर आपको लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर ना मिले तो मैं बता दूंगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं कि श्वसन। अब देखिए श्वसन क्या है, आप लोगों को श्वसन के बारे में लिखना है। बात ये करते हैं कि श्वसन की परिभाषा लिखिए। आप लोगों को पहले श्वसन की परिभाषा लिखनी है। फिर क्या कह रहा है कि मनुष्य के फेफड़ों की रचना का सचित्र वर्णन करना है। चलिए मनुष्य के फेफड़ों की रचना का सचित्र वर्णन करना है। प्रश्न पहले सही से देखिए, नोट भी करते जाइए, बिल्कुल नोट भी करते जाइए कि श्वसन की परिभाषा लिखिए, साथ ही साथ में मनुष्य के फेफड़ों की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए। पहले मनुष्य के फेफड़ों की रचना लिखनी है और साथ ही साथ में फेफड़ों का बनाना, आप लोगों को मनुष्य का फेफड़ा बनाना है और उसका में सचित्र वर्णन करना है। चलिए उसका में सचित्र वर्णन करना है कि मनुष्य के फेफड़े का सचित्र वर्णन करना है। और इतना 2 प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स इन प्रश्नों को उत्तर ना मिले तो मुझे आप अभी ही कमेंट करें, बिल्कुल अभी ही कमेंट करें, अभी ही हम आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर बता देंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 मेरा क्या है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं और साथ ही साथ में इस क्रिया को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का संक्षिप्त में वर्णन करिए। चलिए समझ में आया कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। चलिए वाष्पोत्सर्जन के पहले हमको एक परिभाषा डेफिनेशन देनी है, मतलब कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं डेफिनेशन आप लोगों को देनी है। और साथ ही साथ में इस क्रिया को प्रभावित करने वाले 4 कारक, आप लोगों को उसमें 4 कारक भी लिखने हैं कि आप लोगों को उसमें 4 कारक भी लिखने होंगे। तो चलिए इतना अगर समझ में आया तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर। चलिए पहले आप लोग इन 3 प्रश्नों को लिख लीजिएगा या फिर आप लोग इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 मेरा देख लीजिए क्या है कि विटामिन किसे कहते हैं। अब चलिए विटामिन किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से पाचक रस भाग लेते हैं। चलिए विटामिन, अब आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है कि विटामिन की पहले आप लोगों को परिभाषा लिखनी है या फिर आप लोगों से कह सकता है कि विटामिन किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से पाचक रस भाग लेते हैं। विटामिन इसमें कौन कौन से पाचक रस भाग लेते हैं, पहले हमको विटामिन की परिभाषा लिख देनी है। पहले आप लोग क्या करेंगे, विटामिन की परिभाषा लिखेंगे, फिर किसमें क्या करेंगे, इसमें अब फिर देखिए विटामिन की परिभाषा आप लोगों ने लिख दी, अब उसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर इसमें क्या होगा कि इसमें कौन कौन से पाचक रस भाग लेते हैं, कौन कौन से पाचक रस भाग लेते हैं उनके नाम लिख देने। और इसी तरीके से आप लोगों को स्टूडेंट्स इसमें पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स आप लोगों को घबराने की कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि स्टूडेंट्स हम आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हम आपके कौन कौन से प्रश्न का टॉपिक कवर करेंगे और आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हम आपके कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हम आपके, चलिए आज की इस क्लास में हम टॉपिक कवर करेंगे आपके लघु उत्तरी प्रश्न,
लघु उत्तरी प्रश्न और साथ ही साथ में दीर्घ उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न आप लोगों के हम कंप्लीट करा देंगे। बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की दिक्कत नहीं है। और हम आज 35 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखें, आपको स्टूडेंट्स फायदा होने वाला है। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स की। अब देखिए प्रश्न नंबर देखिए मेरा 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर मेरा 5 क्या कह रहा है, फोर्थ इसको लिख लीजिए, फोर्थ लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए मेरा क्या कह रहा है कि रुधिर की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं कि रुधिर की संरचना। चलिए रुधिर की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। अब पहले हमको रुधिर की संरचना लिखनी है। अब रुधिर की संरचना, अब जब आप रुधिर की संरचना लिखेंगे तब आपको स्टूडेंट्स उसमें कितने दो अंक का पूछा जाता है रुधिर की संरचना, आप लिख देंगे। फिर उसमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कार्य का वर्णन कीजिए। चलिए कार्य का वर्णन करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आ रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। चलिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का वर्णन करो। अब पहले हमको क्या करना है, प्रश्न नंबर 6 देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, साथ ही साथ में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का वर्णन करो। वर्णन करना है आप लोगों को, वर्णन करना है। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर ना मिले तो मुझे अभी ही कमेंट में बता दें। अभी ही कमेंट करें, अभी कमेंट करें, जल्दी से तुरंत कमेंट करें, बिल्कुल भी सोचे मत, अभी कमेंट करें। और मैं नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हल कराएंगे जाएंगे। चलिए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हल कराए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं या फिर आप लोग मुझसे कहते हैं कि सर इन प्रश्नों के उत्तर बताइए, तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर जरूर आप लोगों को बताऊंगा। सिर्फ आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को कमेंट करना है कि सर हल कराइए। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर 7 कह रहे हैं कि मनुष्य के, चलिए मनुष्य में दोहरे। अब मनुष्य में दोहरा आप लोग समझ रहे हैं क्या कह रहा है। दोहरे का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि मनुष्य में दोहरे परिसंचरण को परिभाषित या फिर आरेखित चित्र द्वारा दर्शाइए। कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र को अब क्या करना है, उसको किस तरीके से परिभाषित करना है, आरेखित चित्र द्वारा हमको दर्शाना है, आरेखित चित्र द्वारा दर्शाना है। समझ में आया होगा आप लोगों को स्टूडेंट्स। अब ये प्रश्न देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो, और इस बार फिर से हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट 8 के बारे में बात करते हैं। 8 के बारे में बात करते हैं कि पोषण के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये परिभाषा काफी बार पूछी जा चुकी है बोर्ड में, और 6 अंक के पूछी गई है कि देखिए पोषण क्या है और साथ ही साथ में पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पोषण क्या है और पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, साथ ही साथ में पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख करो और पाचन तथा पोषण में अंतर बताइए। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर ये देखिए, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि पोषण क्या है और पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहले हमको पोषण क्या, चलिए पोषण क्या है, साथ ही साथ में पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है और पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख करो, साथ ही साथ में पाचन तथा पोषण में अंतर लिखना है। चलिए ये देखिए 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। बड़ा है लेकिन प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन पूछा बहुत बार जाता है। बिल्कुल आप लोगों को समझ लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं कॉपी में या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 9 जो है, प्रश्न नंबर 9 के बारे में बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं कि पादप हार्मोन्स क्या हैं। पादप हार्मोन्स क्या हैं, किन्हीं 3 पादप हार्मोन्स के नाम बताइए और उनके कार्यों का उल्लेख करो। चलिए अब देखिए इसका आंसर आप लोगों को किस तरीके से देना है, हम आपके सामने डिस्कस करते हैं कि आप देखिए ये प्रश्न नंबर जो 9 है, प्रश्न नंबर 9 का आप लोगों को उत्तर किस तरीके से देना है कि पहले आप लोगों को लिखना है कि पादप हार्मोन्स क्या है। पादप हार्मोन्स आप लोगों को पहले हेडिंग डालनी है, मोटे मोटे अक्षरों में हेडिंग डालनी है, फिर आपके फिर बाद में देखो
किन्हीं 3 पादप हार्मोन्स के नाम लिखने। चलिए नंबर 1 पर लिखेंगे, नंबर 2 पर लिखेंगे, नंबर 3 पादप हार्मोन्स के नाम लिख दिए। अब जो इसका जो कार्य होगा उसका कार्य लिखेंगे, इसका कार्य, तीनों का कार्य लिखने, उल्लेख करना है, तीनों का कार्य लिखने। समझ में आया? फिर देखिए प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10, चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। क्या है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा, अब जो थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन से स्रावित होता है, इस बार देखिए क्या पूछा जाएगा कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और हमें उसका नाम लिखना है। चलिए उसका नाम लिखना है और फिर साथ ही साथ में हमें उसके कार्य का वर्णन भी करना है, चलिए प्रश्न नंबर देख लीजिए 10 है। प्रश्न नंबर 10 है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम तथा कार्य लिखने। कार्य लिख देंगे तो आपको स्टूडेंट्स पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए। अब देखिए मेरु रज्जु क्या होता है। मेरु रज्जु के देख लीजिए क्या होता है मेरु रज्जु। चलिए स्टूडेंट्स मेरु रज्जु देखिए कि मेरु रज्जु की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए तथा मेरु रज्जु के 2 कार्य लिखने। प्रश्न नंबर देख लीजिए, ध्यान से देखिए पूरा कि मेरु रज्जु की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। चलिए प्रश्न में देख लीजिए कि मेरु रज्जु की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए तथा मेरु रज्जु के 2 कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 11 समझ में आ गया है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए कि तंत्रिका कोशिका की संरचना का सचित्र वर्णन करो। तंत्रिका कोशिका की संरचना का हमको सचित्र वर्णन करना, चित्र बनाकर वर्णन करना है। कहने का मतलब है कि तंत्रिका की जो संरचना है हमको उसका कैसा वर्णन करना है, सचित्र वर्णन करना है। तंत्रिका की कोशिका का हमको सचित्र वर्णन करना है। साथ ही साथ में चलिए इतना हो जाएगा। ये हमसे मिनिमम स्टूडेंट्स 4 अंक का पूछा जाएगा। चलिए 4 अंक का पूछा जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 13 मतलब 13 प्रश्न नंबर। चलिए 13 प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए कि मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन करो। अब इसमें देखिए मस्तिष्क, आप लोगों को क्या करना है, मस्तिष्क को बनाना है, या फिर कह सकते हैं कि मानव के मस्तिष्क का संरचित वर्णन करो। यहाँ पर अगर कह दे कि मानव मस्तिष्क या फिर मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करो, बिल्कुल सेम आपको आंसर उसी तरीके से देना है। अब प्रश्न नंबर 14 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया। चलिए प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, कह सकते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। और आगे देख लेते हैं कि चित्र की सहायता से इस क्रिया को समझाइए और इस क्रिया का क्या महत्व है। चलिए देख लीजिए। प्रश्न नंबर 14 है कि प्रतिवर्ती क्रिया। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 कि प्रश्न नंबर 14, चलिए प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं और चित्र की सहायता से इस क्रिया को समझाइए और फिर देखिए इस क्रिया का क्या महत्व है। इतना समझ में आया है। और प्रश्न समझ में आया तो प्रश्न नंबर 15 को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 मेरा क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए कि कायिक जनन का क्या महत्व है, इसके लाभ तथा हानियां लिखो। अब देखिए प्रश्न नंबर देख लीजिए नेक्स्ट कि कायिक जनन, जो आपका कायिक जनन है, हमको पहले कायिक जनन का क्या महत्व है और इसके लाभ तथा हानियां हमको लिखनी है। पहले हमको कायिक जनन पहले लिखना है, फिर हमें उसका महत्व लिखना है। कायिक जनन पहले हेडिंग डालेंगे मोटे मोटे अक्षरों में, फिर देखिए उसका हमें महत्व लिखना है। फिर बाद में क्या लिखना है कि इसके लाभ तथा हानियों का वर्णन करना है। या फिर पहले हेडिंग डालेंगे, लाभ डालेंगे हेडिंग, और लाभ के बारे में इसके जो लाभ है, कायिक जनन को जो लाभ है लाभ लिख देंगे। और फिर हानियां, और फिर इसकी हानियां हेडिंग डालेंगे और फिर हानियों के बारे में लिख देंगे, इसकी जो हानियां हैं। बस कंप्लीट। चलिए अब प्रश्न नंबर 16 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 16 देख लीजिएगा मेरा क्या कह रहा है।
प्रश्न नंबर 16 देख लीजिए कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में 4 अंतर बताइए। चलिए, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में 4 अंतर बताने। तो ये 4 ही अंक का पूछा जाएगा, क्योंकि आज हम लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में 4 अंतर बताइए, ये देखिए प्रश्न है आपका। और चलिए, बेसिकली आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए मेरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए क्या कह रहा है मेरा कि पर परागण। चलिए, पर परागण से आप क्या समझते हैं, या फिर पर परागण किसे कहते हैं। चलिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 17 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 देख लीजिएगा कि पर परागण किसे कहते हैं, पर परागण किसे कहते हैं, और इसके महत्व का वर्णन करो। इसके महत्व का वर्णन करना है। पहले हमको क्या करना है, पर परागण पहले हेडिंग डालनी। चलिए, हमने लिख लिया पर परागण। पर परागण हमने हेडिंग डाली, और फिर हमें इसके महत्व का भी वर्णन करना है। अब हमें इसके महत्व का वर्णन करना है, तो पूरा का पूरा हम डिस्कस कब करेंगे, जब आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि सर इसके महत्वपूर्ण टॉपिक हमको दीजिएगा, यानी कि महत्वपूर्ण आंसर बताइएगा। चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 18 मेरा देखिए क्या कह रहा है कि भारतवर्ष में। चलिए, प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 18 मेरा क्या कह रहा है कि भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा परिवार नियोजन के उपायों का वर्णन करो। अब देखिए, भारतवर्ष में पहले हमको क्या करना है कि भारतवर्ष में जो जनसंख्या वृद्धि के जो कारण है कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, उसका हमें कारण लिखना है। फिर साथ में जो पका जो परिवार नियोजन है उसका उपाय किस तरीके से किया जाए, और उसके हमें उपायों का वर्णन करना है। इतना समझ में आया, उपायों का वर्णन किया जाए। चलिए, कि भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा परिवार नियोजन के उपायों का वर्णन करो। ये प्रश्न नंबर 18 रहेगा आपका। प्रश्न नंबर 18 रहेगा। 35 महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, समझ लेना। चलिए, कि भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा परिवार नियोजन के उपायों का वर्णन करो। ये देखिए प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर दुष्प्रभाव पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। इस बात की निबंध लिखना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो दोनों प्रश्न है, ये दोनों एक ही जैसे प्रश्न है। अभी एक ही जैसे प्रश्न नहीं है, आप लोगों को इसमें कारण लिखना है कि जनसंख्या जो हो रही है वो क्यों बढ़ रही है। और फिर देखिए प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर दुष्प्रभाव, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगर ज्यादा जनसंख्या होती है तो मानव पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर दुष्प्रभाव पर एक हमको निबंध लिखना है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या कर। प्रश्न नंबर 18 कि भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा परिवार नियोजन के उपायों का वर्णन करो। वर्णन करना है। ये प्रश्न नंबर आपका 18 रहेगा। प्रश्न नंबर 18 है। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 देखिए मेरा क्या कर रहा है, इतना समझ में आया। प्रश्न नंबर 20 देख लीजिए। अब देखिए परागण की परिभाषा लिखो। परागण की परिभाषा लिखनी है। अब देखिए परागण की परिभाषा आप लोगों को कैसे लिखनी है, पहले आप लोगों को हेडिंग डालनी है, मोटे मोटे अक्षरों में हेडिंग डालनी है परागण। अब देखिए आप लोगों को परागण हेडिंग डालनी है। फिर देखिए परागण की परिभाषा लिखनी है। फिर क्या होगा कि आगे कि पर परागण की विभिन्न विधियों का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। अब देखिए पहले हमको क्या लिखना है, परागण की परिभाषा लिखनी है। फिर देखिए परागण की आप लोग को जैसे परिभाषा लिख देंगे, फिर क्या आगे होगा कि पर परागण की विभिन्न विधियों का संक्षिप्त में विवरण लिखिए। इतना समझ में आया। और अगर इतना समझ में आया तो प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 21 की ओर। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 देखिए मेरा क्या कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 21 देख लीजिएगा। अब मादक पदार्थ। अब देखिए मादक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अब जो आपका मादक पदार्थ है, अब चलिए मादक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए मादक पदार्थ के हमें प्रकार लिखने, कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों को समझ सकते हैं कि मादक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। फिर आगे देख लीजिए, इनके मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन करो।
अब देखिए जो मादक पदार्थ हैं हमें उनके पहले प्रकार लिखने, कितने प्रकार के होते हैं, और फिर मादक पदार्थ का जो मानव स्वास्थ्य पर, अब चलिए मानव स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि दुष्प्रभाव क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनके बारे में हमको लिखना है। यहाँ पर उनके बारे में लिखना है। चलिए प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 कि नशीली दवाओं से आप क्या समझते हैं। अब देखिए जो आपकी नशीली दवाएं हैं, अब देखिए नशीली दवाओं से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 उत्तेजक औषधियों के नाम लिखिए। ये प्रश्न आपका 22 रहेगा। पहले हमको नशीली दवाओं से आप क्या समझते हैं, नशीली दवाओं के बारे में लिखना है, और फिर बात कर रहा है कि किन्हीं दो उत्तेजक औषधियों के नाम लिखो। किन्हीं दो उत्तेजक औषधियों के नाम लिखो। चलिए प्रश्न नंबर 22 समझ में आ गया है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर कि व्यसन। अब देखिए व्यसन किसे कहते हैं, अब व्यसन क्या है या फिर व्यसन किसे कहते हैं। अब देखिए व्यसन या फिर एडिक्शन भी कह सकते हैं। व्यसन एडिक्शन एक ही बात है। व्यसन एडिक्शन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। व्यसन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में लिखना है। और अगर इतना समझ में आया तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। अब देखिए प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, प्रश्न नंबर 24 के बारे में बात करते हैं कि उदाहरण सहित। अब देखिए मेंडल का जो नियम है, इस बार आएगा आपका मेंडल का नियम। आपका मेंडल के नियम में क्या करना है, मेंडल के नियम में क्या करना है आपको कि पृथक्करण का जो नियम है, मेंडल के उदाहरण सहित पृथक्करण के नियम को लिखना है, यानी कि नियम की व्याख्या करनी है। इस तरीके से समझ लीजिए कि उदाहरण सहित मेंडल के पृथक्करण के नियम की व्याख्या करो। उदाहरण सहित मेंडल के नियम के पृथक्करण के नियम की व्याख्या करनी है। चलिए इतना समझ में आए। ये प्रश्न नंबर आपका 24 रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने लिख लिया, चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए प्रभाविता चलिए बात करते हैं 25। प्रश्न नंबर 25 के बारे में बात करते हैं कि प्रभाविता के नियम पर टिप्पणी लिखना है। प्रभाविता का नियम लिखना है और हमें उसके बारे में टिप्पणी भी करनी है। अब टिप्पणी कैसे करनी है, आप लोगों को पहले डालना है प्रभाविता का नियम पर लिखना है और फिर हमें उसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। प्रश्न नंबर 25 हो जाएगा आपको लोगों का। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं क्या मेरा कह रहा है। प्रश्न नंबर 26 कि लक्षण प्रारूप। अब लक्षण प्रारूप क्या होता है, फिनोटाइप। अब देखिए लक्षण प्रारूप आपका हो गया फिनोटाइप तथा जीन प्रारूप। अब जीन प्रारूप को क्या कहेंगे, जीनोटाइप। अब हमसे लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में अंतर लिखना है। अंतर पूछा जाएगा, आप लोगों से अंतर पूछा जाएगा। तो चलिए आपसे कह दे कि फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर लिखिए, फिर भी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखिए लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में अंतर लिखिए, इसमें भी कोई बात नहीं, दोनों सेम ही आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा आंसर आप लोग लिख सकते हैं, मुझे उम्मीद है। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 27 देख लें कि द्विसंकर संकरण। अब देखिए द्विसंकर संकरण क्या है या फिर क्रॉस क्या है, इसको उदाहरण सहित समझाइए। इसको उदाहरण सहित समझाना है कि द्विसंकरण क्रॉस क्या है, इसको हमें द्विसंकरण क्रॉस क्या है, इसको हमें उदाहरण सहित समझाना है। अब कैसे आप लोग समझाएंगे पूरा हम डिस्कस कर देंगे। चलिए डिस्कस कर दें। पहले हम लोग को हेडिंग डालनी है द्विसंकर क्रॉस, और फिर हमें उसके बारे में लिखना है कि द्विसंकर क्रॉस क्या है। फिर देखिए इसको उदाहरण सहित समझाना है, द्विसंकर क्रॉस को उदाहरण सहित समझाना है हमको। अब देखिए प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 28 कि द्विसंकर, चलिए प्रश्न नंबर 28 कि आनुवांशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन करो। अब देखिए किसका गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन करना है। आनुवांशिकी के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन करना है। आनुवांशिकी के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन करना है। वर्णन कर देंगे आप लोग, मुझे विश्वास है आप लोग वर्णन कर देंगे। आनुवांशिकी के गुणसूत्र के सिद्धांत का वर्णन करना। अब देखिए प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 प्रश्न नंबर 29 कि समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में
अंतर लिखो। समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में अंतर लिखना है। आप देखिए आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में अंतर कैसे लिखना है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 को, कहने का मतलब प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर मेरा 30 देख लेते हैं क्या है कि मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों का उदाहरण सहित प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 32। चलिए प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 आप लोगों को समझ में आया। प्रश्न नंबर 29 आप लोगों को समझ में आया कि समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में अंतर लिखने। बिल्कुल भी आप लोगों को पूरा समझ में आना चाहिए। चलिए मेंडल के आनुवांशिकता, मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। अब देखिए मेंडल के जो आनुवांशिकता के नियम का हमको क्या करना है, उदाहरण सहित नियम करना है। अब जो आनुवांशिकता का नियम पहले आप लोगों को लिखना है, उसका फिर हमें उदाहरण देना है। इतना हो करके आपके 4 अंक का ये आपका 4 अंक का बोर्ड में पूछ लिया जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 31 के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर 31 के बारे में बात कर लेते हैं कि जीन किसे कहते हैं, जीन किसे कहते हैं और उसका हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जीन किसे कहते हैं, हमें उसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इतना समझ में आया। पहले हमें लिखना है जीन क्या है, जीन क्या है और हमें उसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिख देनी है। जबकि प्रश्न नंबर 32 के बारे में बात कर लेते हैं कि वाटसन, अब देखिए वाटसन क्रिक, डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल। चलिए डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल की संरचना का वर्णन करो। अब देखिए डीएनए की वाटसन एवं क्रिक मॉडल की संरचना का वर्णन करो, साथ ही साथ में डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखना है। इतना समझ में आया। प्रश्न नंबर 33 फिर हम 33 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 33 भी महत्वपूर्ण है। चलिए डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल की संरचना का वर्णन करना है और इतना समझ में आया तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए क्या करा है कि गुणसूत्र की रचना। अब देखिए गुणसूत्र की रचना तत्व का हमको सचित्र वर्णन करना है। गुणसूत्र की रचना का सचित्र वर्णन करो और गुणसूत्रों के कार्य लिखना है। चलिए प्रश्न नंबर 33 देख लीजिए कि गुणसूत्र की रचना। अब पहले आप लोगों को गुणसूत्र की रचना का हमको सचित्र वर्णन करना है और फिर हमको क्या करना है, गुणसूत्रों के कार्य लिखने, गुणसूत्रों के कार्य लिखने। प्रश्न नंबर 33 रहेगा आपका ये। चलिए गुणसूत्रों की रचना का सचित्र वर्णन करो और गुणसूत्रों के कार्य लिखने। चलिए इतना समझ में। प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 एक ही बार में देखते हैं। प्रश्न नंबर दोनों चलिए लिंग गुणसूत्र। अब देखिए प्रश्न नंबर 34 देख लीजिए क्या करे। प्रश्न नंबर 34 देख लीजिए क्या करे कि लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं। अब देखिए लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, पहले हम लोगों को लिंग गुणसूत्र के बारे में लिखना है। लिंग गुणसूत्र के बारे में लिखना है, फिर देखिए हम उससे क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। अब देखिए मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया समझाओ। अब हमको उसमें प्रक्रिया को समझाना है, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को समझाना है। इतना समझ में आया। अब देखिए प्रक्रिया को आप लोगों को समझाना है और साथ ही साथ में प्रश्न नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है मेरा 35 कि जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का वर्णन करो। विभिन्न क्षेत्रों में हमको जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का वर्णन करना। प्रश्न नंबर 35 समझ में आया कि जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का वर्णन करो। चलिए आज की इस क्लास में हमने मात्र 35 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात की। आज की इस क्लास में हमने मात्र 35 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में डिस्कस किया। तो चलिए बताइए आज की क्लास कैसे लगी और आप लोगों को अगर इन सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अगर आप लोगों को उत्तर चाहिए तो आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए बात करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।